तो चलिए जी, आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और अच्छे तरीका से रेलवे एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज से हम याद रखिएगा इस चैनल के माध्यम से साइंस की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से याद रखिएगा साइंस की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, और वो भी याद रखिएगा यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम बुक से। और याद रखिए 2025 और 26 यानी कि लेटेस्ट बुक है, लेटेस्ट वर्जन बुक है, याद रखिएगा। और इसमें आप लोग को 101 राउंड, कहने का मतलब 101 प्रैक्टिस आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है। 101 प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जाएगा, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग को कराया जाएगा। बस आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास को अंत तक देख लीजिएगा, फिर आप लोग बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा क्लास शो, ठीक है। और आप लोग को पता होनी चाहिए कि अधिकतर बच्चों को यानी कि साइंस में बहुत कमजोरी रहता है। कारण याद रखिएगा, रेलवे में यानी कि जॉब नहीं लगने का कारण क्या है? साइंस कमजोर। बहुत बच्चे लोग का साइंस कमजोर रहता है। साइंस, मैथ रीजनिंग सब बना लेता है, मैथ और रीजनिंग सब बना लेता है, सबको आता है, लेकिन याद रखिए साइंस बहुत कमजोर रहता है। याद रखिए, इसके लिए ही याद रखिए 101 राउंड, कहने मतलब हुआ 101 प्रैक्टिस सेट का बुक लाए हैं। इसका सॉल्यूशन आप लोग को कराएंगे, ठीक है। और देखिएगा, ये आज की पहली क्लास में याद रखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे, ठीक है। यानी कि इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखेंगे जी। ऐसा बात नहीं है यानी कि ऐसी खाली लुटफुंडिया नहीं पढ़ा उड़ा के चल जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, और याद रखिए साइंस से पीड़ित बच्चे जरूर देखें, यानी कि साइंस जिनको कमजोर है वो जरूर देखें, ठीक है। और याद रखिए जो क्लास रहने वाली है आप लोग को पता होनी चाहिए, आरआरबी एलएलपी यानी कि रेलवे के सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा क्लास, ठीक है। एनटीपीसी के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी है, आरआरबी जेई के लिए भी, पैरा मेडिकल हो जाएगा, आरपीएफ कांस्टेबल एएसआई हो गया, सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। रेलवे के सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद क्लास होने वाली है, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास को सब लोग क्या करेंगे जी, क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक है यानी कि वोल्ट या एम्पियर होता है? प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा, कि धारा का होगा, कि कार्य का मात्रक होता है, कि आवेश का मात्रक यानी कि वोल्ट या एम्पियर होता है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो सब लोग जवाब देंगे जी, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो तो आप लोग जानते हैं कि प्रतिरोध की मात्रा याद रखिए क्या होता है जी, वोल्ट होता है, ठीक है। प्रतिरोध की मात्रा हम लोग क्या जानते हैं जी, याद रखिए वोल्ट जाते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से याद रखें, प्रतिरोध की मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ए हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जी उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ये आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से आप लोग को याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, जो दूसरा नंबर यहां पर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान से सुनिएगा। करा कि एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? यानी कि एक सेल के विस्फोट के बाद, यानी कि एक बैटरी के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है, यानी कि क्या सुरक्षा रहता है? ऑप्शन ए करा कि स्थिति ऊर्जा, ऑप्शन बी करा कि बल, ऑप्शन सी करा भाई कार्य, ऑप्शन डी करा कि संवेग। तो जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, याद रखिएगा बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और एग्जाम ओरिएंटल सवाल है, ठीक है। और याद रखिए 101 प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, सोच लीजिए 101 प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा रहे हैं। यानी कि आप लोग सोचिएगा एक प्रैक्टिस सेट में आप लोग को 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि सोच लीजिए 100 गुने क्या कीजिएगा 25 कर लीजिए भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2500 क्वेश्चन आप लोग को साइंस में कराएंगे, ठीक है। 2525 क्वेश्चन याद रखिए साइंस में आप लोग को कराया जाएगा। तो आप लोग को निश्चिंत होकर पढ़ना है, ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे भाई, ठीक है। सब लोग क्या करेंगे जी, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, पहले याद रखिए 2 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा संवेग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा भाई, यहाँ पर अगला प्रश्न करा भाई कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? यानी कि प्रकाश की गति है जो अधिकतम किस माध्यम में होती है? हवा में, कि निर्वात में, कि पानी में होगा, कि कांच में होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग जवाब देंगे। यानी कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो सब लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो चलिए जी जवाब देंगे, बिल्कुल याद रखिए निर्वात में होगा। याद रखिए सबसे यानी कि
अधिकतम, याद रखिए निर्वात में प्रकाश होता है। जो भी यहाँ पर बी बता रहे भाई उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। और बताइएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तरकीब 3 गुने, याद रखिए 10 पर पावर 8 होता है। 3 गुने 10 पर पावर 8 क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। हवा की बात करें, हवा में यानी कि आप लोग को बताना है हवा में कितना होता है जी। हवा में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। पानी में आप लोग को बता देते हैं, पानी में जो होता है प्रकाश की चाल याद रखिए 2.25 गुने 10 पर पावर याद रखिएगा 8 मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। कांच में अगर बात की जाए, कांच में तो हमेशा याद रखिए कांच में हो जाएगा 2 इंटू 10 पर पावर 8 यानी कि मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। कांच में याद रखिएगा यानी कि 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड याद रखिए कांच में, इसका क्या हो जाएगा जी, यानी कि चाल हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की चाल हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा जो, देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर भाई, कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन की जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसकी या उसका खाली स्थान बदल जाती है, क्या बदलती है, यानी कि जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका क्या बदलता है जी, बताइएगा। आवृत्ति बदलेगा कि तरंग दैर्घ्य बदलेगा कि चाल बदलेगा कि रंग बदलेगा। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे भाई। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। और एग्जाम ओरिएंटल इस सवाल है तो ध्यान से आप लोग को पढ़ना, ठीक है। और एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक है। आप कोई क्लास छोड़कर नहीं जाइएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। याद रखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। याद रखिए चाल बदल जाएगा, ठीक है। जब प्रकाश जल से होते हुए हवा में प्रवेश करता है तो उसका क्या बदलेगा, चाल हमेशा याद रखिए बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो, देखिएगा अगला प्रश्न क्या रहा भाई, 5 नंबर क्वेश्चन की प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिक होगा, यानी कि प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा। लाल का होता है कि पीला का होगा कि हरे का होगा कि बैगनी का होगा। तो आप लोग को पता होनी चाहिए भाई, सबसे यानी कि क्या करा है, यानी कि अधिकतम की बात कर रहा है। सबसे अधिकतम विचलन किसका होता है, तरकीब बैगनी रंग का प्रकाश का होता है, ठीक है। बैगनी का याद रखिएगा सबसे अधिकतम विचलन होता है, आप लोग को पता होनी चाहिए। ऑप्शन क्या आ जाएगा जी, डी हो जाएगा। यानी कि लाल का क्या होता है, सबसे कम होता है। लाल का याद रखिएगा सबसे कम होता है। लाल का याद रखिए सबसे कम होता है। और आप लोग को यह भी याद रखना है भाई, यहाँ पर आप लोग से पूछा जा सकता है कि प्रिज्म में अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा प्रिज्म में, बताइएगा अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा प्रिज्म में, बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, प्रिज्म में तो कितने रंगों में विभक्त होता है, सूर्य का प्रकाश है जो कितने रंगों में विभक्त होता है, देखिए 7 रंगों में विभक्त होता है, ठीक है। 7 रंगों में क्या होता है जी, विभक्त होता है। 7 रंगों में विभक्त होता है, ये भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा जो, देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा भाई कि प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में भी संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध को क्या करना है, आप लोग को ज्ञात करना है जी। यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध को क्या करना है जी, यहाँ पर ज्ञात करना। बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर जवाब देना, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि यानी कि तुल पर R1 हो गया, R2 हो गया और R3 हो गया। R3 यानी कि कितना हो गया, 9 ओम हो गया। कितना जी, तरह के 9 ओम हो गया, यानी कि कितना हो गया, 9 ओम हो गया। तो आप लोग जानते हैं कि समांतर क्रम में उनका तुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यानी कि 1/R बराबर क्या होगा, 1/9 होगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा जी, 9 हो जाएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतना आप लोग जरूर जानते हैं, इतना जानते हैं जी, इतना आप लोग जरूर जानते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा, 1/R बराबर क्या करेंगे जी, यहाँ पर 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 9 अगर हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, यानी कि 3y क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3y क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 3 ओम हो जाएगा। 3 ओम किसमें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे जी। अगला प्रश्न क्या करा जो, देखिएगा यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक परिणामित्र का कोर पटलित
क्यों करते हैं, यानी कि एक परिणामित्र का कोर पटलित क्यों करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा भाई। हानि कम करने के लिए, याद रखिए वहंबर धारा, याद रखिएगा हानि को क्या करने के लिए, कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए जी अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा जो देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा यहाँ पर। 8 नंबर क्वेश्चन करा भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, यानी कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। टेलीफोन का, कि बल्ब का, कि रडार का, कि रेल इंजन का, यानी कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे सब लोग। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए 8 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ग्राहम बेल ने याद रखिए टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये भी आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना। ठीक है, और रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, याद रखिएगा एडिसन ने किया था जी। याद रखिए एडिसन ने, सॉरी जेम्स वॉट ने किया था जी, जेम्स वॉट ने किया था। जेम्स वॉट ने याद रखिए रेल इंजन का निर्माण किया था। जेम्स वॉट ने याद रखिए रेल इंजन का आविष्कार किया था, ये भी आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है। बल्ब का आविष्कार किसने किया था, बल्ब का जो आविष्कार किया था याद रखिए एडिसन ने किया था। किसने किया था, याद रखिए एडिसन ने किया था। एडिसन याद रखिए बल्ब का आविष्कार किया था, ये भी आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है। ठीक है, ये भी आप लोग को प्रॉपर तरीका से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे जी। अगला प्रश्न क्या करा है जो देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, यानी कि निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों को विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, ध्यान से आप लोग को बस पढ़ना है और सेशन को लाइक करते चलिएगा भाई। अगर अच्छा लगता है क्लास तो सेशन को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 101 प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एंड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एंड्रोलॉजी हम लोग कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर ए हो जाएगा। ये आप लोग क्या कीजिएगा, प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे जी, प्रॉपर तरीका से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, एस्टामोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन है, एस्टामोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, क्रेफिश का। क्रेफिश का ध्यान से सुनिएगा बात, क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। क्रेफिश का अध्ययन किस में किया जाता है जी, क्रेफिश का अध्ययन किस में करते हैं, याद रखिए एस्टाकोलॉजी में। एस्टाकोलॉजी में याद रखिएगा, यानी क्रेफिश का अध्ययन करते हैं, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। स्नायु बंध का अध्ययन में याद रखिए डेस्मोलॉजी का, डेस्मोलॉजी का अध्ययन को क्या कहते हैं, स्नायु बंध। स्नायु बंध का अध्ययन को याद रखिए, सॉरी यहाँ पर स्नायु बंध का अध्ययन को याद रखिए डेस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा, यहां पर 10 नंबर क्वेश्चन करा भाई कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनके बीच क्या अंतर है, यानी कि मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है और इनके बीच क्या अंतर है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो बिल्कुल याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिए X गुणसूत्र बड़ा होता है और जबकि Y गुणसूत्र क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर बी बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। जो भी यहाँ पर यानी कि बी बता रहे उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और बताइएगा महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र होता है, XX होता है। ठीक है, महिलाओं में याद रखिए XX होता है। और बताइएगा पुरुषों में गुणसूत्र कौन सा गुणसूत्र होता है, XY होता है। पुरुषों में याद रखिए XY होता है, महिलाओं में XX होता है और याद रखिए पुरुषों में याद रखिए XY होता है। ठीक है, आप लोग को प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे जी। अगला प्रश्न क्या करा जो यहां पर अगला प्रश्न कह रहा भाई कि भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को खाली स्थान गति कहा जाता है। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को
प्रश्न को खालिस्तान कहा जाता है? कर्माकुंचन कहते हैं, कि जठर संबंधी कहते हैं, कि दोलनी कहते हैं, कि अनुशीतलन कहते हैं? तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है जी, आप लोग जवाब देंगे। बिल्कुल याद रखिए, कर्माकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्माकुंचन कहते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भाई, उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। चलिए जी, अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? जो यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन करा भाई, खाली स्थान गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है, क्या मौजूद होती है? 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। गुर्दे की परत में, गुर्दे की नलिका की परत में क्या मौजूद होती है? यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे जी? जवाब देंगे। बिल्कुल याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा क्यूबोइड एपिथेलियम हो जाएगा। क्यूबोइड याद रखिए, एपिथेलियम हो जाएगा। जो भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं भाई, उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। जो भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं भाई, उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे जी। अगला प्रश्न क्या करा? जो यहां पर 13 नंबर क्वेश्चन करा भाई, कह कि मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग जवाब देंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? और सेशन को शेयर करेंगे भाई। जो भी सेशन को शेयर नहीं किए और लाइक नहीं किए, आप लोग क्या कीजिएगा? शेयर और लाइक कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल याद रखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? फैलोपियन ट्यूब के द्वारा याद रखिए, यानी कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना। फैलोपियन ट्यूब ऐसा है, याद रखिए, अंडे को अंडाशय से याद रखिएगा गर्भाशय तक यानी कि पेट तक ले जाता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर बी बता रहे हैं भाई, उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? जो यहां पर 14 नंबर क्वेश्चन करा भाई, ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो जीवाणुओं के कारण होती है? बड़ी माता होगा, कि रैबीज होगा, कि एड्स होगा, कि एंथ्रैक्स होगा? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो जीवाणुओं के कारण होती है? 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिल्कुल याद रखिए, एंथ्रैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तरह एंथ्रैक्स हो जाएगा। जो भी यहाँ पर डी बता रहे हैं भाई, उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ठीक है, याद रखिए, एंथ्रैक्स हो जाएगा। जो भी यहाँ पर डी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही उत्तर गया, उत्तर हो गया। ये आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे जी? बिल्कुल आप लोग को याद रखना। रेबीज यानी कि बताइएगा, हैजा के कारण, याद रखिए, रेबीज होता है। ठीक है, याद रखिए, हम हाइजा रेबीज हो जाएगा। ठीक है, क्षय रोग एड्स के कारण होता है। काली खांसी याद रखिए, इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। डिप्थीरिया याद रखिए, चेचक के कारण होता है। टिटनेस याद रखिए, खसरा के कारण होता है। टाइफाइड याद रखिए, पोलियो याद रखिए, ये सब को याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप लोग जवाब देंगे। बिल्कुल याद रखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनस हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनस हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनस हो जाएगा। जो भी यहाँ पर डी बता रहे हैं भाई, उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। क्लेमाइडोमोनस हो जाएगा। जो भी यहाँ पर डी बता रहे हैं भाई, उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? यहाँ पर अगला प्रश्न करा कि पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के खाली स्थान में संग्रहित करते हैं। यानी कि पौधे भविष्य के लिए खाद को बीज के खाली स्थान में संग्रहित करते हैं। किस में संग्रहित करते हैं जी? चलिए बताएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? जो बिल्कुल याद रखिए, कोटिलेडोनो में। किसमें जी? तरह कोटिलेडोनो में संग्रहित करते हैं। ऑप्शन क्या देगा जी? यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या देगा जी? यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पर सी बता रहे भाई, उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे भाई, उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। ये आप लोग क्या कीजिएगा? प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे जी। अगला प्रश्न क्या करा? फूल में पुष्प योनि है। फूल में पुष्प योनि है, कैसी होती है? ओवैलिंग होगा, कि मादा जनन तंत्र होगा, कि एक लिंगी होगा, कि पुरुष जनन तंत्र होगा? फूल में पुष्प योनि है, कैसी है? 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिल्कुल याद रखिए, मादा जनन तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। फूल में पुष्प योनि है, याद रखिए, मादा जनन तंत्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? जो
18 नंबर क्वेश्चन कह रहा भाई कि पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है, यानी कि पसीने वाली जो ग्रंथियां होती है मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए बच्चे सब लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का। सही उत्तर क्या होगा? जो बिल्कुल याद रखें, त्वचा में मौजूद होती है। कहां जी? तरह के त्वचा में मौजूद होती है। जो भी यहां पर डी बता रहे भाई उनका बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी यहां पर डी बता रहे भाई उनका बिल्कुल सही उत्तर है। ये आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा? 19 नंबर क्वेश्चन करा भाई कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे। बिल्कुल याद रखिए, ठोस के बीच। किसके बीच? रखिए ठोस के बीच। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे भाई उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? 20 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? सॉरी 25 ग्राम में। तो जवाब देंगे इस प्रश्न का। सही उत्तर क्या होगा? जो तो एक तो आप लोग जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है। मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? एक तो आप लोग जानते होंगे मोलों की संख्या बराबर, याद रखिएगा, पदार्थ का ग्राम में भार, पदार्थ का ग्राम में भार, पदार्थ का ग्राम में भार। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पदार्थ का ग्राम में भार हो जाएगा, वटे क्या हो जाएगा जी? पदार्थ के अनुभार। पदार्थ के क्या हो जाएगा? अनुभार हो जाएगा। पदार्थ के अनुभार हो जाएगा। पदार्थ के याद रखिएगा अनुभार हो जाएगा। तो ये भी आप लोग को पहले याद रखना है। पदार्थ के ग्राम में भार कितना है? 25 है, 25 ग्राम है। पदार्थ के ग्राम में भार कितना हो जाएगा? 25 ग्राम हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा अनुभार जो हो जाएगा, याद रखिए 58 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 58 ग्राम। याद रखिए पदार्थ का ग्राम में भराव याद रखिएगा 25 ग्राम हो जाएगा। 25 ग्राम बटे 58 ग्राम हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। इसको काटिएगा तो याद रखिएगा 0.255 हो जाएगा। ठीक है, मोल हो जाएगा। मोल हो जाएगा। किसमें है जी? 0.255 किसमें है? इसमें ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जो भी यहां पर डी बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी के 5 अणुओं के का द्रव्यमान क्या है? पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? बिल्कुल याद रखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क्या जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 यूनिट हो जाएगा। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तरकीय 90 यूनिट हो जाएगा। ये आप लोग को प्रॉपर तरीका से याद रखना है। ठीक है, ये आप लोग को प्रॉपर तरीका से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। चलिए एक अणु में आप लोग को जानना है, एक अणु में याद रखिएगा 18 यूनिट होता है। 18 यूनिट होता है, यूनिट होता है। और याद रखिएगा 90 को जी 5 अणु है जी, 5 अणु है। 5 अणु में याद रखिए 18 गुने 5 कर लीजिएगा, 90 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, 90 यूनिट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। यहां पर अगला प्रश्न करा कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में खाली स्थान में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। किसमें होती है? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? ऑर्बिट और आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक और क्या हो जाएगा जी? विस्मित हो जाएगा जी, विस्मित होगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। अगला प्रश्न क्या करा? 23 नंबर क्वेश्चन करा भाई कि N2 के अणुओं में खाली स्थान होता है। N2 यानी नाइट्रोजन के अणुओं में क्या होता है? चलिए बताइएगा, नाइट्रोजन के अणुओं में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो भी यहाँ पर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं भाई उनका बिल्कुल सही उत्तर गया। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो रखिए नाइट्रोजन की खोज किसने किया था जी? याद रखिए रदरफोर्ड ने। ठीक है, याद रखिएगा रदरफोर्ड ने किया था 1772 ईस्वी में। ठीक है, 1772 ईस्वी में याद रखिए नाइट्रोजन की खोज किया था। अगला प्रश्न, किनमें से कौन सा विलयन पीएच पेपर क्यों नीला कर देगा? इनमें से कौन सा विलयन है जो पीएच पेपर को नीला कर देगा? 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? चलिए बताइएगा शुष्क बर्फ क्या है? हम लोग जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? यहां पर ए हो जाएगा। चलिए
चलिए जी, जिनको भी ये बुक करना है याद रखिएगा, ये जो क्लास चल रहा है याद रखिए, ये बुक का नहीं कि समान विज्ञान का क्लास चल रहा है, ठीक है, समान विज्ञान का एक क्लास चल रहा है जी, और इसी बुक से क्लास चल रहा है, इसी बुक से क्लास चल रहा है। 101 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, 101 प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये यूथ कॉम्पिटिटिव बुक है, ठीक है, यूथ कॉम्पिटिटिव बुक का है। और दूसरा बुक याद रखिएगा इसका होगा, यानी कि समान जानकारी, यानी कि समान ज्ञान का, समान ज्ञान, एक समान विज्ञान होता है, एक समान ज्ञान होता है, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन कुछ देर के बाद मिले, कुछ दिन के बाद याद रखिएगा शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी याद रखिए 101 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए जी, तो आप लोग कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर लेंगे, और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे, ठीक है। और कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके और बाय।